जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोशिका के विभाजन कैसे होता है। कोशिका का विभाजन, जैसे कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो जैसे कहीं पर चोट लग जाता है तो कैसे ठीक हो जाता है, या छिपकली की पूंछ कट जाती है तो कैसे पुनः वह आ जाता है, उसी को कहते हैं कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन को अंग्रेजी में हम कहते हैं सेल डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है विभाजन, ठीक। तो कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो कोशिका तीन प्रकार के होते हैं, सॉरी, कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होते हैं। एमाइटोसिस, इसको हिंदी में हम बोलते हैं असूत्री असूत्री विभाजन। असूत्री असूत्री विभाजन इसका हिंदी होता है। जहाँ मैं हिंदी ज़्यादातर हिंदी का उपयोग करूँगा तो आप समझ जाना, एमाइटोसिस असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस डिवीजन, ठीक। दूसरा होता है माइटोसिस। माइटोसिस इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री सूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन, ठीक। समसूत्री विभाजन। उसके बाद तीसरा है माइटोसिस। माइटोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन यहाँ पर लिख लेते हैं हम, विभाजन, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन क्या होता है, देखिए, असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। जैसे कि मैंने प्रोकैरियोटिक आपको बता दिया था क्या चीज़ होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या होता है, देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेंट्रोसोम होता है और राइबोसोम होता है। तो इसमें मतलब असूत्री विभाजन बहुत कहने का मतलब है छोटे जीवों में असूत्री विभाजन बहुत ही सिंपल तरह से हो जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोसोम होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है कोशिका के अंदर। तो जल्दी जल्दी ये क्या करते हैं, जैसे इनमें न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम होता है, तो इनके बीच में क्या बन जाता है, एक ऐसे, इसको बोला जाता है इस स्पिंडर स्पिंडर फाइबर स्प्लिंडर फाइबर स्प्लिंडर फाइबर, यहाँ पर एल रहेगा। स्प्लिंडर फाइबर बन जाता है, जो इस तरह से बन जाता है ऐसे से सभी में, और जल्दी से कोशिका का विभाजन हो जाता है और एक नया नया शरीर मिल जाता है उनको। मतलब कोशिका को वहाँ पर तुरंत विभाजन होता है। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, जैसे देखिए, जैसे ये कोशिका हो गया, इसमें न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम और राइबोसोम रहता है। तो ये क्या करता है, आगे चल के यहाँ पर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ये स्प्लिंडर फाइबर बनने लगेगा यहाँ पर ऐसे, इनके बीच में नहीं, तो ये आगे चल के क्या करता है, इस तरह से आकार ले लेता है, इस तरह से आकार ले लेता है। कहने का मतलब है यहाँ पर कोशिका क्या होता है, हल्का यहाँ पर जैसे गुब्बारे में रस्सी बांध देते हैं जगह जगह से, मतलब छोटा छोटा कर देते हैं और वो बच्चे खेलने लगते हैं, उसी तरह यहाँ पर गांठ जैसे हो जाता है। और ये आगे चल के क्या होता है, ऐसे दो अंगों में विभाजित हो जाता है। मतलब कोशिका के यहाँ पर सिंपल में, छोटे जीवों में, ये अधिकांश छोटे जीवों में होता है, बड़े जीवों में नहीं होता है। जो कोशिका का असूत्री विभाजन इस तरह से हो जाता है। कहने का मतलब है, ये देखिए, छोटे जीवों में बड़ा कोशिका होता है उनका, जिसमें न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम होता है। ये दो इसमें स्प्लेंडर फाइबर बन करके इस तरह से आकार ले लेता है और आगे चलकर वो कोशिका का विभाजन हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। इसी को कहा जाता है असूत्री विभाजन, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब देखते हैं सेकंड, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में देखिए, ये समसूत्री विभाजन जो होता है तो बड़े जीवों में होता है, जैसे हम लोग हो गए यूकेरियोटिक जीवों में। तो समसूत्री विभाजन में होता क्या है, देखिए, ये 5 अवस्थाएं इनकी होती हैं। 5 अवस्था होती है, जैसे कि इसमें बता दिया था स्प्लेंडर फाइबर, यही सब चीज़ होता है, लेकिन 5 अवस्था में होती है। जैसे कोशिका में आप पढ़े होंगे, कोशिका चैप्टर में, जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका, देखिए, कोशिका के अंदर जो मेन होता है, तो मेन न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस को ब्रेन कहा जाता है, कोशिका के अंदर का ब्रेन कहा जाता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस ही क्या करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है। और ये फिर सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम सहायता करता है कोशिका का विभाजन करने में। कोशिका का विभाजन करने में सेंट्रोसोम मदद करता है। और राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन देता है, तो विभाजन कर देता है। जैसे सभी को ये लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सभी को क्या करता है, प्रोटीन देता है, जो जल्दी जल्दी विभाजन होने लगते हैं। कहने का मतलब है बराबर विभाजन हो, जल्दी जल्दी विभाजन हो, यह समसूत्री विभाजन होता है। बराबर विभाजन हो, जल्दी जल्दी विभाजन हो, समसूत्री विभाजन हो। जैसे क्या होता है, छिपकली जो होता है, छिपकली का पूंछ कट जाता है, तो क्या होता है, 1-2 हफ्ते में पुनः पूंछ जो होता है निकल जाता है। जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे होंगे, उसका पूंछ का पुनः निर्माण हो जाता है। यह समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि इसमें बराबर विभाजन होता है और जल्दी जल्दी विभाजन होता है। इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। अब इसके हम 5 अवस्थाएं देख लेते हैं। 5 अवस्था में ये कैसे कैसे विभाजन को कंप्लीट करता है। 5 अवस्था में इनका सबसे पहला अवस्था होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। यहाँ पर होता है इंटरफेस। इंटरफेस। दूसरा होता है प्रोफेस। तीसरा होता है मेटाफेस। चौथा होता है एनोफेस। और यहाँ पर 5वां होता है लेटोफेस। सबसे लास्ट में होता है, तो इसको लेटोफेस बोला जाता है, लेटोफेस। सबसे पहले वाले देखते हैं, इंटरफेस। सबसे पहले यदि कोई चीज़ सबसे पहले होता है तो उसको इंटरफेस बोला जाता है। जो सामना करता है उसको इंटरफेस कहा जाता है ना, सबसे पहले। इसलिए पहला अवस्था को याद रखना, इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है, ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में, म्यूसिस में, समसूत्री विभाजन में सबसे बड़ी अवस्था ये होती है, इंटरफेस अवस्था होती है सबसे बड़ी। इसमें क्या होता है, केंद्रक का साइज बड़ा होता है, बड़ा होने लगता है। जैसे इसमें समसूत्री विभाजन में होता है, तो केंद्रक न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बड़ा होने लगता है। न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने लगता है। और क्रोमोसोम की संख्या में क्या होती है, वृद्धि बढ़ने लगती है। क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होने लगती है। इसमें क्या होता है, केंद्रक का साइज बड़ा सबसे पहले होता है। क्या है कि केंद्रक ही कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, और वही सबको संदेश देता है कोशिका के अंदर कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, माइटोकॉन्ड्रिया तू ये काम कर, लाइसोसोम, राइबोसोम, गल्जी बॉडी, सभी को ये केंद्रक बताता है। तो सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक का साइज बड़ा होने लगता है, और संख्या भी क्रोमोसोम की बढ़ने लगती है। जो इन्फॉर्मेशन कौन देता है, न्यूक्लियस देता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, तो गुणसूत्र, डीएनए, जीन होता है। यही सब, इन्हीं को सब इन्फॉर्मेशन को देता है, जो न्यूक्लियस पहुंचाता है। दूसरी अवस्था होती है प्रोफेस अवस्था में क्या होता है, स्प्लेंडर फाइबर बनने लगते हैं इसमें। ठीक, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दिया था, जैसे मान लीजिए ये कोशिका हो गया, कोशिका में न्यूक्लियस है, तो इसमें देखिए ऐसे से जो कटने लगता है, 2 भागों में ये कटने लगता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्लेंडर फाइबर। ठीक, तो ये क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, दूसरी अवस्था में इसके समसूत्री विभाजन के ये बनने लगता है, बन जाते हैं। केंद्रक यहाँ विभाजन हो जाता है। केंद्रक भी यहाँ क्या करता है, पूर्ण रूप से विभाजन, मतलब पूर्ण रूप से नहीं होता कहा जाए तो, केंद्रक का विभाजन हो जाता है, होने लगता है। ठीक, ये प्रोफेस अवस्था में होता है। और उसके बाद तीसरा अवस्था होता है मेटाफेस अवस्था में क्या होता है, देखिए मेटाफेस जो स्प्लेंडर होता है, ये फाइबर हो रहा था, स्प्लेंडर फाइबर बन रहा था, ये पूर्ण रूप से बन जाते हैं। इसमें मेटा अवस्था में पूर्ण रूप से ये बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है, इस तरह से 2 भागों में पूर्ण रूप से कट जाते हैं। ठीक है ना, 2 भागों में क्या होता है, कट जाता है। जैसे ही स्प्लेंडर फाइबर बन जाते हैं पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, ये न्यूक्लियस जो होता है सबसे पहले 2 भागों में विभाजित हो जाता है पूर्ण रूप से। ठीक, और इसके सारे अंग धीरे धीरे, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, और सेंट्रोसोम होता है, राइबोसोम होता है, ये सभी क्या होते हैं, 2 अवस्था में पूर्ण रूप से ऐसे बटने लगते हैं। ठीक है, इसमें किस अवस्था में, तो मेटा अवस्था में। इसमें अध्ययन करने के लिए क्या होता है, ये अध्ययन के लिए भी अच्छा होता है मेटा अवस्था में। और सारे अंग विभाजन हो जाते हैं पूर्ण रूप से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। उसके बाद एनोफेस में क्या होता है, ये एनोफेस में
चौथा अवस्था है इसका। तो कोशिका का सभी अंग जो है तो ध्रुव की ओर चले जाते हैं। जैसे कोश यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, यहाँ पर सेंट्रोसोम हो गया और गोल्जी बॉडी हो गया। तो क्या ये ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं सभी। ठीक, ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं और दो भागों में से बढ़ जाते हैं, ध्रुव की ओर चले जाते हैं। क्योंकि देखिए राइबोसोम जो होता है प्रोटीन देता है सभी को, तो प्रोटीन देता है तो सभी अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और दो भागों में पूर्ण रूप से बढ़ जाते हैं। और हमारी जो चौथी अवस्था होती है लेटोफेज ये सबसे छोटी अवस्था होती है। इसमें कोशिका का विभाजन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से कोशिका का विभाजन हो जाता है और वहाँ पर पूर्ण रूप से घाव भर जाता है। जैसे हाथ में लग गया या छिपकली की पूंछ, जैसे एग्जांपल में बता रहा था समसूत्री, उस तरह से पूर्ण रूप से विभाजन हो जाता है और वहाँ पर ठीक हो जाता है। ये होता है हमारे समसूत्री विभाजन के 5 अवस्थाएं, जो इस तरह से बराबर कोशिका के विभाजन कंप्लीट करने में ये 5 अवस्था मदद करते हैं। इसको पढ़ना ईजी होता है। ये सभी जो बताया हूँ भी ये सब पेपर में पूछता है। इन सभी चीज़ों को पूछेगा कि सबसे छोटी अवस्था कौन होती है सेल विभाजन में, सबसे बड़ी अवस्था कौन होती है, केंद्रक का साइज किस अवस्था में यह बनने लगता है, बड़ा होने लगता है। अब पूछ लेगा स्प्लेंडर फाइबर किस अवस्था में बनने लगता है, तो आपको बताना पड़ेगा प्रोफेज अवस्था में बनता है। यह केंद्रक का विभाजन यहीं से होने लगता है। मेटाफेज में क्या होता है पूछ लेगा, तो सारे अंग पूर्ण रूप से विभाजन हो जाते हैं, स्प्लेंडर पूर्ण रूप से इसमें बन जाते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होता है तो डायरेक्ट वो नहीं कंप्लीट होता, उसको थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगता है। वहाँ पर कुछ हुआ, कुछ यहाँ पर हुआ, तो इसलिए स्प्लेंडर पूर्ण रूप से इसमें मेटाफेज में कंप्लीट करता है। सारे अंग इसी में विभाजन होते हैं। फिर पूछ लेगा कोशिका विभाजन में कौन सी अवस्था में सभी कोशिका के सभी अंग ध्रुव की ओर चले जाते हैं, तो बताना पड़ेगा आपको एनोफेज अवस्था में जाने लगता है। ठीक, और ये भी पूछ देगा कि प्रोटीन कौन देता है कोशिका विभाजन में, प्रोटीन कोशिका के अंगों को कौन देता है, तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन कोशिका के अंगों को देता है। ठीक है ना। इसमें इस तरह से होता है हमारे शरीर में या यूकेरियोटिक जीवों के शरीर में समसूत्री विभाजन होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये अप्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, जो सिंपल जल्दी से हो जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं। न्यूक्लियस, राइबोसोम और सेंट्रोसोम होता है जो फटाफट विभाजन करके कोशिका को 2 अंगों में विभाजित कर देता है। अब हमारी तीसरी अवस्था को देखते हैं। तीसरी अवस्था का नाम है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मायोसिस। ठीक, इसमें देखिए ये अर्धसूत्री नाम से ही हमको पता चल रहा है कि आधा मतलब आधा होगा इसमें। तो ये एक्चुअल में जनन के दौरान ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, प्रजनन या जनन के दौरान होता है। अभी इसको समझते हैं। जैसे देखिए प्रजनन में क्या होता है, देखिए नया बेबी ये तैयार करने में, जब जनन की क्रिया में क्या होता है, जैसे मेल जो होता है और एक फीमेल होती है। ठीक, फीमेल होती है, जिसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र में बता दिया था कई जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े में 23 जोड़ी पाए जाते हैं और 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, मेल में कितने पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं। ठीक, इसमें भी 46 पाए जाते हैं, फीमेल में भी। ठीक, मेल और फीमेल में दोनों में गुणसूत्र बराबर पाए जाते हैं। तो जनन के समय क्या होता है, जनन के समय, ठीक, ये अर्धसूत्री विभाजन ही होती है जनन के समय। प्रजनन में जब प्रजनन करता है तब, तो देखिए यहाँ पर हम मेल ले लेते हैं और यहाँ पर फीमेल ले लेते हैं। ठीक, मेल के अंदर ऑटोसोम और इसमें एलोसोम। इसको यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल को। इसमें भी होता है यही ऑटोसोम और आलोसोम। ठीक, जो देखिए इसमें 44 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, 22 दूना 44, जोड़े में 22। ठीक, 44 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 2 गुणसूत्र होते हैं।
2 गुणसूत्र होते हैं। इसमें भी 44 गुणसूत्र होते हैं और इसमें 2 गुणसूत्र होते हैं। ये फीमेल है, ये मेल है, आप समझिएगा इस वीडियो में। तो देखिए ऑटोसोम में क्या होता है, ये ऑटोसोम जो होता है ये क्या करता है, शरीर बनाता है, ये शरीर बनाता है, यही शरीर बनाता है। ऑटोसोम जो होता है, यही गुणसूत्र जो होते हैं, यही ऑटोसोम ये शरीर बनाता है। और ये क्या करता है, जेंडर लिंग निर्धारण करता है। ये निर्धारण, जेंडर या लिंग निर्धारण करता है, ठीक। प्राइवेट पार्ट जैसे एग्जांपल में आप समझिएगा। ये भी शरीर को बनाता है। महिला में भी ऑटोसोम क्या करता है, शरीर को बनाता है। 44 गुणसूत्र बनाते हैं, शरीर को बनाते हैं। और ये भी लिंग का निर्धारण करता है, ठीक। लिंग का निर्धारण करते हैं। तो देखिए ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं, तो ये दोनों सेम काम करते हैं, महिला में भी पुरुष में भी। पुरुष के जो ऑटोसोम में ये शरीर बनाता है, ये गुणसूत्र भी सेम टू सेम महिला मेल, मतलब फीमेल और मेल दोनों का सेम टू सेम। पुरुष महिला का शरीर, बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम होता है। आँखी, कान, नाक और पेट, लीवर, यकृत सब सेम होता है, कोई इसमें अंतर नहीं होता इन गुणसूत्रों में, ठीक। और कुछ गुणसूत्र की वजह से महिला या पुरुष में अंतर होता है। जैसे ऑलोसोम में ये, जैसे इन गुणसूत्रों को हम इसे तो कोई मतलब नहीं है, शरीर बनाता है ये, इससे मतलब इसको अल्फा बीटा गामा बताने से कोई मतलब नहीं है। तो इसको बताने के लिए क्या करता है, देखिए पुरुष में एक्स और वाई होता है, ठीक। महिला में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है, एक्स गुणसूत्र। समझाने के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है इस तरह से, जिससे समझ में आ जाए स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। तो देखिए लिंग निर्धारण में एक्स वाई और एक्स होता है इसमें, ठीक। महिला में जो 2 गुणसूत्र होते हैं ऑलोसोम में और 44 गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम में। तो अर्धसूत्री, जैसे अर्धसूत्री में नाम से ही पता चलता है आधा विभाजन प्रजनन में होता है मातृ। तो इसमें से 22 गुणसूत्र, ठीक। और इसमें से भी 22, ये 22 और ये 22 कितना हो गया, ये 44 हो गया, ठीक। 44 गुणसूत्र मिल गए। अब इसमें से 2 है तो इसमें से भी एक गुणसूत्र आएगा, और इसमें से भी एक आएगा। तो ये एक और ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए, ठीक। 46 गुणसूत्र कंप्लीट हो गए। अब देखिए मतलब जेंडर जो होता है, या बेबी जैसे बेबी जन्म लेती है तो लड़का होता है या लड़की, इसी से पता चल जाता है। इसमें से 22 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे इसमें देखिए एक्स वाई, यदि इधर से महिला फीमेल की ओर से यदि कोई एक्स आ रहा है, मेल की ओर से मान लीजिए एक्स आ रहा है, तब यहाँ पर लड़की जन्म लेती है, लड़की जन्म लेती है, ठीक। इधर से मान लीजिए वाई आ गया, इधर से एक्स आ गया, कोई भी इनमें से कोई भी एक एक्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इधर से वाई आ गया, इधर से एक्स आ गया, तो यहाँ पर लड़का जन्म ले लेता है, यहाँ पर लड़का बेबी तैयार होता है, ठीक। और गांव देहात में क्या होता है, जैसे कुछ महिलाओं की लड़की होती है तो उनके घर के लोग उसको प्रताड़ित करने लगते हैं। ये सब लड़के की गलती होती है, इसमें लड़की की कोई गलती नहीं होता है। परंतु क्या करोगे, घर में मैया ससुराल वाले हमेशा लड़की की ही दोष देते हैं कि ये लड़की जन्म दे रही है, इसमें खराबी है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लड़के में खराबी होता है। इसको ठीक करो भाई, लड़के वाले को, ठीक। ये जो लिंग निर्धारण करता है एक्स वाई, अगर इधर से वाई आ गया, इधर से एक्स आ गया, या इसमें से कोई भी एक्स आ गया तो लड़का ही जन्म लेगा। अगर इधर से वाई एक्स दे रहा है, इधर से एक्स आ रहा है, तो लड़की जन्म तो लेगी ही लेगी। कभी कभी क्या होता है, देखिए ये कभी कभी क्या होता है, जो ये दो आलोसोम होते हैं, जो 2 गुणसूत्र होते हैं, ये इसमें से कभी कभी दोनों चले आते हैं, इसमें इधर का भी दोनों चले आते हैं, इधर का भी दोनों चले आते हैं। तो इस स्थिति में क्या जैसे मान लीजिए यहाँ से
एक्स वाई आ गया, यहाँ से एक्स आ गया, तब यहाँ पर ट्रांसजेंडर जन्म लेते हैं, जिसको बोला जाता है छक्का। ठीक, यहाँ ट्रांसजेंडर लोग जन्म लेते हैं। जो छक्का भी दो तरह के होते हैं, इधर से जैसे एक्स वाई आ गया, इधर से एक्स आ गया, तो इसमें थोड़ा मेल की लक्षण ज़्यादा दिखाई देगा उस ट्रांसजेंडर में। और यदि इधर से 2x आ गया, इधर से एक एक्स आ गया, मतलब यहाँ पर 3 एक्स हो गया, 3x हो गया, तो इधर फीमेल की इस ट्रांसजेंडर में, इस हिजड़ा में क्या होगा, में फीमेल की ज़्यादा लक्षण दिखाई देगा। इसलिए कई ट्रांसजेंडर खूबसूरत दिखाई देती हैं। कई ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके दाढ़ी मूंछ भी निकला होता है, जो पुरुषों की तरह दिखाई देते हैं। ये सब इन्हीं गुणसूत्र के कारण होता है। ठीक, आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी तरह से ये सब समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।